हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे परिवहन, और परिवहन में हमने पढ़ा था जल परिवहन। ठीक है, तो देखो जल परिवहन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये दोनों करेक्शन कर लेना, ये 1886 नहीं होकर 1986 है। ये क्या है, 1986 है। और ये 1885 नहीं होकर 1985 है। ये ध्यान नहीं रहा तो इसके लिए सॉरी, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, 1985। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो कल वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो केंद्रीय अंतरदर्शिक जल मार्ग प्राधिकरण है वो कब स्थापित किया गया था या कब लागू किया गया था, सन 1986 में। और इसका जो अधिनियम यानी कि इस पर जो कानून वगैरह बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे, वो 1985 में बनाए गए थे। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना भारत के अंदर 13 क्या है बड़े बंदरगाह है और 200 क्या है छोटे बंदरगाह है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम है, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग जो अधिनियम है उसके अनुसार क्या है, 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। 6 राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं वो देखना। NW1 जो है ये क्या है, भारत का सबसे लंबा, भारत का क्या है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है 1620 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेकर हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में हमने देखा था NW2, ये क्या है, ये असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित क्या है, राजमार्ग है, जल राजमार्ग है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। इसके बाद में हमने देखा था कि जो NW2 है ये कहां से कहां तक है, ये सादिया से लेकर धुबरी पट्टी असम तक, सादिया असम से लेकर धुबरी पट्टी असम तक ये क्या है जलमार्ग विस्तृत है। इसके बाद में हमने देखा था NW3, ये क्या है भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, NW3, और इसकी लंबाई कितनी है 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक है, ये केरल राज्य के कुट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक। ठीक है, कुट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक ये क्या है, ये राजमार्ग फैला हुआ है। इसे वेस्ट कोस्ट कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना कि जो NW4 है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। और ये कहां से कहां तक है, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पुद्दुचेरी आंध्र प्रदेश तक क्या है फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 1095 किलोमीटर। लेकिन जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसकी जो लंबाई है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया था 2890 किलोमीटर, 2890 किलोमीटर। और ये गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक फैला हुआ क्या है जलमार्ग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद में देखना कि जो NW5 है, NW5 को राष्ट्रीय जलमार्ग कब बनाया गया था 2008 में। कब बनाया गया था 2008 में। और इसकी लंबाई कितनी है 623 किलोमीटर, 623 किलोमीटर। और कहां से कहां तक है, तालचेर उड़ीसा से लेकर धमरा तक, उड़ीसा के धमरा तक ये क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग फैला हुआ है। उसके बाद में हमने देखा था NW6, ये कैसा जलमार्ग है, प्रस्तावित जलमार्ग है, यानी कि इस पर अभी कार्य करना बाकी है और कुछ कार्य इस पर कर चुके हैं। ये कहां से, लखीपुर असम से लेकर भंगा असम तक विस्तृत है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 121 किलोमीटर, कितनी है 121 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात, 121 किलोमीटर। अब इसके बाद में हमने देखा था कि जो बंदरगाह के बारे में इसके बाद में हमने पढ़ा था। तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। और जो प्राकृतिक व सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। वो कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। और भारत के ज्वारीय बंदरगाह कौन कौन से है, कांडला बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। लेकिन जो कांडला बंदरगाह है वो क्या है भारत में है, एक महासागर के अंदर क्या है वो बंदरगाह है। लेकिन जो कोलकाता बंदरगाह है ये एक नदीय बंदरगाह है, यानी कि ये किस पर है, नदी पर है।
ये किस पर है? नदी पर है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर बना हुआ ये क्या है? बंदरगाह है। लेकिन दोनों ही क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आएगा। अब इसके बाद में देखना, अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि भारत में जो कृत्रिम रूप से मानवों द्वारा जो बनाया गया बंदरगाह है, वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में देखना कि भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? एन्नोर बंदरगाह या कामराज बंदरगाह। इसका जो नाम चेंज किया गया था वो कब किया गया था? 2014 में। कामराज बंदरगाह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो एक निजी कंपनी, यानी कि एक कंपनी जैसे कार्यरत करती है पैसों के लिए, मुद्रा के लिए, धन के लिए, सुविधा प्राप्त करने प्रदान करने के लिए, इन सभी कार्यों में वो क्या है? एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यानी कि वो जो कार्य करती है वो एक कंपनी की तरह करती है, यानी कि पैसे लेने लेकर कार्य करना और अन्य जो वहां के आसपास की जगह है उसको सुख सुविधा प्रदान करना। इसे निगमीकृत बंदरगाह भी कहते हैं। यानी कि भारत की निगमीकृत बंदरगाह कौन सी है? कामराज बंदरगाह या अन्नोज बंदरगाह। ये तमिलनाडु के अन्नोज में स्थित है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना, जो भारत का पहला निजी बंदरगाह, यानी कि जो प्राइवेट में किसी एक व्यक्ति का पर्सनल, वो और बड़े कंटेनरों वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? मुद्रा बंदरगाह है। वो कौन सा है? मुद्रा बंदरगाह है। ठीक है, अब इसके बाद में देखना, जो जहाजों की मरम्मत की जाती है वो कहां पर की जाती है? कोच्चि शिपयार्ड में। शिपयार्ड क्या होता है? शिपयार्ड होता है जहाजों की मरम्मत करने वाली जगह। ठीक है, जैसे शॉप बोल देते हैं, शॉप क्या करता है? जैसे किराना की शॉप बोल देते हैं, ऐसे ही क्या है? शिपयार्ड। कोच्चि शिपयार्ड के अंदर क्या है? जहाजों की मरम्मत की जाती है। और विश्व में कहां पे मरम्मत की जाती है? अलांग सोसिया में। अलांग सोसिया में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? गुजरात के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, इतना हमने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, और अपना जो जलमार्ग है, जलमार्ग जो है, जल परिवहन जो है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सड़क परिवहन। क्या पढ़ने वाले हैं? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन में देखना, सड़क परिवहन में भी पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। वो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग। इसमें पहला पॉइंट लिखना कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था सन 1995 में। यानी कि प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? सन 1995 में। कब की गई थी? सन 1995 में। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में लिखना कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-27। NH-27, नेशनल हाईवे 27। ठीक है, समझ में आई बात। NH-27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो है 4112.62 किलोमीटर। इसकी लंबाई भी याद रख लेना, 4112.62 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। ठीक है,
समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखना कि भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दूसरा, वो कौन सा है? वो है NH44, NH44। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई भी याद रखना, इसकी लंबाई है 3745 मीटर, 45 किलोमीटर 3745 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आए। भारत का जो सबसे पहला या सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH27। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 4112.62 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। और दूसरा जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH44। और इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना एक और पॉइंट कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? वो है NH327B। ठीक है, NH327B क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1.20 किलोमीटर, 1.20 किलोमीटर। और ये कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में। ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, समझ में आई बात। भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH327B है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो कौन सी है? चेनानी नासरी। ठीक है, कौन सी है? चेनानी नासरी है। और ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर। समझ में आई बात। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना इसी के ही रिलेटेड कि एशिया की सबसे बड़ी द्विदिशात्मक द्विदिशात्मक सड़क सुरंग कौन सी? द्विदिशात्मक जो सड़क सुरंग है वो कौन सी है? वो भी है चेनानी नासरी। वो कौन सी है? चेनानी नासरी। और ये कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर। समझ में आई बात। चेनानी नासरी, इसकी लंबाई कितनी है? 9.2। द्विदिशात्मक का मतलब होता है आने और जाने वाली। ठीक है, दोनों लाइन, द्विदिशात्मक का मतलब होता है दोनों लाइनों से जुड़ी हुई। समझ में आई बात। द्विदिशात्मक जो सबसे बड़ी
एशिया की जो सबसे बड़ी द्विदिशात्मक जो सड़क सुरंग है वो कौन सी है? चेनानी नासरी। इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि भारत का सबसे लंबा सड़क ब्रिज। अब सड़क ब्रिज तो क्या बोले, पहले अपन ने देखा था रेलवे ब्रिज, लेकिन यहां पर अपन खाली ब्रिज लिख सकते हैं। ठीक है, सड़क ब्रिज या ब्रिज लिख लो, याद रखने के लिए उसमें कॉलम में लगा लेना सड़क ब्रिज। ठीक है, सबसे लंबा जो ब्रिज है, ब्रिज को कई बार वो सेतु भी दे देता है। सबसे लंबा जो ब्रिज या सेतु है वो कौन सा है? वो है केबल ब्रिज, केबल सेतु या केबल ब्रिज। ठीक है, केबल सेतु। और ये किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूं, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर है। और कहां पर है ये गुजरात के भरूच नामक स्थान पर। गुजरात, क्या हो रहा है ये? गुजरात के भरूच में, के भरूच नामक स्थान पर क्या है? ये केबल ब्रिज है। और ये कौन से हाईवे पर है? ये है NH8 पर। ये कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH8 पर। जो ये सुरंग है, चेनानी नासरी जो सुरंग है, ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? ये NH44 पर है। ये किस पर है? NH44 पर है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है वो कौन सा है? केबल सेतु। केबल सेतु कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। गुजरात के भरूच नामक स्थान पर ये ब्रिज है। और कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH8 पर। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, एक और पॉइंट तो मत लिखो, दूसरे वाले पेज से ही एक चीज लिख लो कि भारत की, या यहां पे लिख लेना राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए बनाई गई योजनाएं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी योजना जो राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, उनमें से पहली योजना लिखना, पहली योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज राजमार्ग योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना। ठीक है, पहली योजना देखना स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना। इस योजना के तहत देखना कि जो भी बड़े बड़े जो महानगर थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता थे, इस योजना के तहत उनको जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना था। तो वो किस राष्ट्रीय योजना के तहत बनाया गया था? वो बनाया गया था स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना के तहत। यानी कि चारों जो बड़े महानगर थे उनको जोड़ने का जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था वो किस योजना के तहत बनाया गया था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। तो इसमें लिखना इस योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता
कोलकाता को जोड़ा गया था, को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रहेगा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसके तहत किन किन राज्यों को जोड़ा गया, किन किन जगहों को जोड़ा गया था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक चतुर्भुज आकार में इसको जोड़ा गया था। और इसके अंदर एक और बात याद रखना, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, योजना के तहत 5846 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया गया था। यानी कि जो इन चारों जो जगह है, इन चारों जगहों को जोड़ने के लिए कितना लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था? 5846 किलोमीटर लंबा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात? कभी कभी पूछ ले कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितना लंबा या कितनी लंबी सड़कें बनाई गई थी, तो उसमें आप याद रखना 5846 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इसके बाद में दूसरी देखना, दूसरी योजना थी राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, विकास योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। इस योजना के तहत देखना कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना है, इसके तहत 2 गलियारों का निर्माण किया गया था। इसमें ये वाला पॉइंट लिख लो, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत 2 गलियारों, 2 गलियारों, 2 गलियारों का निर्माण किया गया था, 2 गलियारों का निर्माण किया गया था, किया गया था। ठीक है, 2 गलियारों का निर्माण किया गया था। कौन कौन से 2 गलियारे थे? पहला तो था उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिणी गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। अब उत्तर दक्षिण गलियारे में क्या किया गया था? जो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है, श्रीनगर से लेकर जो कन्याकुमारी तक, दक्षिण के कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया था। जो उत्तर दक्षिण जो गलियारा था, उत्तर दक्षिण गलियारे के अंदर श्रीनगर से, श्रीनगर को किससे जोड़ा गया था? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा गया था, कन्याकुमारी से जोड़ा गया था, कन्याकुमारी से जोड़ा गया। ठीक है, कन्याकुमारी से क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद में दूसरा गलियारा देखना, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिमी गलियारा, पूर्व से पश्चिमी गलियारा। जो पूर्व से पश्चिमी गलियारा है, ये किस किस जगह से किया गया था? ये सिलचर से, सिलचर से पोरबंदर तक, पोरबंदर, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया था। जो सिलचर है ये कहाँ है? असम राज्य में। ये कहां पर है? असम राज्य को कहां से जोड़ा गया था? पोरबंदर यानी कि गुजरात से। असम राज्य को गुजरात से जोड़ने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जो गलियारा नाम दिया गया, वो कौन सा था? वो पूर्व पश्चिमी गलियारा था, जिसमें किन किन 2 जगहों को जोड़ा गया था? सिलचर असम से, पोरबंदर
गुजरात को जोड़ा गया था। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? पहला तो उत्तर दक्षिणी गलियारा था जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से जोड़ता है। उसके बाद में पूर्व पश्चिम जो गलियारा था ये किन दो जगहों को जोड़ता था? सिलचर को पोरबंदर से। सिलचर कहां पर है? असम को गुजरात से जोड़ता था। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इसके बाद में नेक्स्ट योजना देखना। नेक्स्ट योजना है भारतमाला योजना। भारतमाला योजना, भारतमाला परियोजना। ठीक है, भारतमाला परियोजना योजना। इसमें पहला पॉइंट लिखना, जब भारतमाला परियोजना है इसकी घोषणा या इसकी जो शुरुआत थी वो उस समय के जो राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 25 अक्टूबर 2017 में की गई थी। ठीक है, इस वाले पॉइंट को लिखना कि इस परियोजना की शुरुआत, इस परियोजना की घोषणा, इस परियोजना की घोषणा, इस परियोजना की घोषणा इस परियोजना की घोषणा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी। ठीक है, 25 अक्टूबर 2017 को इस परियोजना की घोषणा की थी। ठीक है, समझ में आई बात? की थी। इसके बाद में इसमें एक और पॉइंट लिखना कि इस परियोजना के तहत योजना के तहत 34,800 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया गया था। 34,800 किलोमीटर लंबे यानी कि जो इसके तहत ये क्या है, टुकड़ों में थे। ओवरऑल जो इस परियोजना के द्वारा जो राजमार्गों का निर्माण किया गया था, सभी राजमार्गों को मिलाकर कितनी लंबाई बैठी थी? 34,800 किलोमीटर लंबाई राजमार्ग यानी कि इतना वो कुल नेटवर्क है। यानी कि इस परियोजना के तहत जो कुल राजमार्ग बनाए गए थे उनकी जो टोटल लंबाई जोड़ी जाए, कोई किसी अलग जगह पर बना था, कोई कहीं पे, एक जैसे दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेस है वो इसी परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया था, उसमें भी ये इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ में आई बात? लंबे राजमार्ग का निर्माण किया था। यानी कि इस बात को इस तरह से याद रखना कि जो ये परियोजना है, भारतमाला परियोजना है, इसके अंदर जो जितने भी राजमार्ग बने थे उनकी सबकी जो लंबाई मिलाकर कितनी बनी थी? 34,800 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया था। समझ में आई बात? किया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में कि ये जो परियोजना है भारतमाला परियोजना के तहत किन किन राजमार्गों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो पहला याद रखना, राजमार्गों का निर्माण। इस परियोजना के तहत राजमार्गों का निर्माण, इस परियोजना के तहत इस परियोजना के तहत पहला तो जो परियोजना के तहत पहला जो राजमार्ग बनाया गया था वो कौन सा राजमार्ग था? वो था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे समझ में आई बात? जो भारतमाला परियोजना है उसके अंदर पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था वो कौन सा था? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक है, ये क्या है? ये भारत का पहला, ये क्या है? ये भारत का पहला
14 लेन यानी कि 14 लाइनों वाला, 14 लेन वाला राजमार्ग है, वाला क्या है, राजमार्ग। 14 लेन वाला क्या है, राजमार्ग है। समझ में आई बात। जो भारतमाला परियोजना है उसके अंदर पहला जो कार्य किया गया था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और ये क्या है, भारत का पहला 14 लेनों वाला राजमार्ग है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में दूसरा देखना, ईस्टर्न पेरीफेरल, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेस वे, ये भी क्या है, जो ईस्टर्न पेरीफेरल जो एक्सप्रेसवे है वो भी किस परियोजना के तहत बनाया गया था, वो भी भारतमाला परियोजना के तहत ही बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद में अभी अपन ने पढ़ा था चेनानी नासरी, चेनानी नासरी जो सुरंग है, नासरी सड़क सुरंग, सड़क जो सुरंग है वो भी किस परियोजना के तहत बनाया गया था, भारतमाला परियोजना के तहत ही उसको बनाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना अंबाला, अंबाला कोटपुतली, कोटपुतली कॉरिडोर, कोटपुतली कॉरिडोर, जो अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर था वो भी किस परियोजना के तहत बनाया गया था, भारतमाला परियोजना के तहत। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो बनाया था वो बनाया था बेंगलुरु, बेंगलुरु से मैसूर तक, मैसूर, बेंगलुरु से मैसूर एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेस वे जो है वो भी किसके तहत बनाया गया था, वो भी भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया था। यानी कि इस परियोजना के तहत 5 एक्सप्रेस वे बनाए गए थे। कौन कौन सा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ये क्या है, भारत का पहला 14 लेन वाला क्या है, राजमार्ग है। ठीक है। उसके बाद में इंटर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, उसके बाद में चेनानी नासरी सड़क सुरंग जो बनाई गई थी, ये क्या है, भारत की सबसे लंबी जो है सड़क सुरंग है। ये क्या है, द्विदिशात्मक है, यानी कि दोनों दिशा में क्या है, वाहन आ जा सकते हैं। उसके बाद में अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर है, वो भी किस परियोजना के तहत, भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया था। बेंगलुरु से मैसूर, बेंगलुरु से मैसूर जो एक्सप्रेसवे है वो भी किसके तहत बनाया गया था, भारतमाला परियोजना के तहत। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना सेतु, सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना। ठीक है। सेतु जो भारतम योजना है, इस योजना में क्या किया गया था कि जो लेवल क्रॉसिंग थी, लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, जो किसी राजमार्ग यानी कि जो हाईवे है, हाईवे के ऊपर से जो रेल पटरी गुजरती थी, उन रेल पटरियों के लिए जो जो हाईवे होता था उसमें क्या है, अड़चन होती थी, उसमें क्या है, लाल बत्ती लगानी पड़ती थी, वाहनों को रोकना पड़ता था। उस जो लेवल क्रॉसिंग है, उस लेवल क्रॉसिंग को हटाकर वहां पर क्या है, रेलवे ओवरब्रिज यानी कि वहां पर ब्रिजों का निर्माण किया गया, या तो वाहनों को ऊपर से निकाला गया या वाहनों को नीचे से निकाला गया। ये जो कार्य किया गया था वो किस परियोजना के तहत किया गया था, सेतु भारतम योजना के तहत। ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को लिखना कि इस वाले पॉइंट में लिखना, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत इस योजना के तहत राजमार्ग की लेवल क्रॉसिंग, ठीक है, जो लेवल क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग को हटाकर आरओबी
ROB और RUB का उपयोग किया गया। ROB और RUB क्या है? यह है रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे ओवर यानी ब्रिज, ऊपर वाला ब्रिज, ठीक है। रेलवे ओवर ब्रिज का उपयोग किया गया और रेलवे अंडर द ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज, ठीक है, अंडर ब्रिज। इन दो योजनाओं का यहाँ पे उपयोग किया गया। पहले क्या है, लेवल क्रॉसिंग को हटाकर उसकी जगह पर दो क्रॉसिंग लाई गई, ROB क्रॉसिंग और RUB क्रॉसिंग। रेलवे ओवर द ब्रिज यानी कि रेलवे के ऊपर से जो ब्रिज राजमार्ग बना दिया जाए, या रेलवे को अंडर से उसके नीचे से जो राजमार्ग को बना दिया जाए। ये जो काम किया गया था वो किस परियोजना के तहत किया गया था? सेतु भारतम योजना के तहत, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात। इसके बाद में एक और योजना लाई गई थी, वो योजना थी चार धाम, चार धाम महामार्ग विकास योजना, महामार्ग विकास योजना, महामार्ग विकास योजना, ठीक है। चार धाम महामार्ग विकास योजना। इसमें देखना कि जो चार धाम महामार्ग विकास जो योजना है, इस योजना के तहत क्या किया गया था? जो चार उत्तराखंड के जो चार प्रमुख जो धाम थे, कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन सभी मार्गों को जोड़ने के लिए इस योजना को बनाया गया था। यानी कि इस योजना के तहत इन चारों जो धाम थे, इनको जोड़ने के लिए सड़क बनानी थी, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसको लिख लो कि इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत तहत उत्तराखंड में, कहां पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में चारों धामों को, चारों धामों को, चारों धाम कौन कौन से? पहला तो गंगोत्री, गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, यमुनोत्री, तीसरा केदारनाथ, केदारनाथ, और चौथा कौन सा था? बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ। इन चारों धामों को जोड़ने वाला राजमार्ग बनाया गया, राजमार्ग का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया, निर्माण किया गया, ठीक है। चार धाम जो महामार्ग विकास योजना थी, उसके तहत क्या किया गया? जो उत्तराखंड के चारों धाम थे, कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है, उनको जोड़कर उनके जो मार्ग है उसको क्या है? सुगम बनाना था, ठीक है। इसमें यहां पर लिख देना कि इसके तहत, इस योजना के तहत जो सड़क बनाई गई थी, उसकी जो लंबाई थी वो 889 किलोमीटर थी। वो कितनी थी? 889 किलोमीटर क्या है? वो राजमार्ग बनाया गया था। 889 किलोमीटर राजमार्ग को बनाकर इन चारों धामों को जोड़कर वहां के राजमार्ग को क्या कर दिया था? सुगम कर दिया था। वहां के रास्ते को क्या कर दिया था? सुगम कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, नेक्स्ट जो परियोजना है वो राजमार्ग से ही रिलेटेड है, वो है सोलेटियन योजना। सोलेटियन योजना, जो सोलेटियन योजना है ये क्या है? ये अभी 2022 के अंदर, 1 फरवरी 2022 के अंदर इसको लागू किया गया था। लेकिन ये योजना क्या है? सन 1889 में, सन 1889 में क्या है? 1889 में इसको क्या है? रीयूज किया गया है। 1889 में ये योजना लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद में क्या है? इसको हटा दिया गया था, ठीक है।
1989 में, सॉरी 1989 में इस योजना को लगाया गया था, लेकिन उसके बाद में इसको क्या है वापस से हटा दिया गया था। तो जो सैलेटियन जो योजना है वो क्या है, हिट एंड रन योजना। आपने कई बार इसको देखा भी होगा, सुना भी होगा। यानी कि ये योजना के अंदर क्या है कि जो भी कभी कोई बड़े व्हीकल से कोई छोटे व्हीकल की दुर्घटना होती है तो वहां पे क्या है, पहली बात तो वहां से अपन भाग नहीं सकते, ठीक है। और जो भी वहां के पीड़ित लोग हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, यदि उसको गंभीर चोट आई है तो उसको क्या दिया जाता है, लाभ मुआवजा योजना, यानी कि मुआवजा उसको दिया जाता है। मुआवजा यानी कि कुछ धनराशि उसको दी जाती है, ठीक है। तो वो कितना है, यदि गंभीर पीड़ित है, गंभीर रूप से जो उसकी दुर्घटना हुई है तो उसको 12,500 से 50,000 के बीच में अपने को उसको राशि देनी होगी। और यदि कोई परिजन या कोई व्यक्ति उस दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको 25,000 से लेकर 2 लाख तक का उसको मुआवजा देना होगा। तो ये योजना कौन सी थी, ये योजना थी सैलेटियन योजना। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, 1 फरवरी 2022 में। कब की गई थी, 1 फरवरी 2022 में, ठीक है। इस योजना के तहत हिट एंड रन में ये क्या है, हिट एंड रन, यानी कि ये जो योजना है इसको हिट एंड रन के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत यदि कोई दुर्घटना, अरे क्या हो रहा है, कोई दुर्घटना में घायल या पीड़ित जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। हिट एंड रन का मतलब ये है कि पहले यदि किसी भी व्यक्ति की गलती हो, चाहे वो दुर्लभ वाहन हो या कोई प्रबल वाहन हो, वहां से जिस भी व्यक्ति की गलती हो, पहले तो वो दुर्घटना स्थल से भाग नहीं सकता, भागने के बाद में उसको एक भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, जो भी वहां से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको या तो अस्पताल में उसको दाखिल कराओ, और उसके बाद में जो पीड़ित व्यक्ति है जिसकी भी गलती होती है, चाहे वो बड़े व्हीकल की हो या छोटे व्हीकल की हो, उसमें से जो भी पीड़ित व्यक्ति है, गंभीर जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको 12,500 से लेकर 50,000 का क्या देना पड़ता है, मुआवजा। यदि जो गंभीर स्थिति है, गंभीर पीड़ित है, यानी कि गंभीर रूप से क्या है, पीड़ित है, तो उसको कितना मुआवजा देना पड़ेगा, 12,500 से लेकर 50,000 रुपए का मुआवजा देना होगा, ठीक है। 50,000 रुपए तक का क्या देना होगा, मुआवजा देना होगा। और यदि मृत्यु हो जाती है तो 25,000 से, जो भी जजेस का फैसला होगा वहां पे 25,000 से 2 लाख, 25,000 से 2 लाख के बीच में उसको क्या है, धनराशि देनी पड़ सकती है। तो ये जो योजना थी ये कौन सी थी, सैलेटियन योजना थी। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अपनी योजना ये खत्म होती है। इसके बाद में एक पॉइंट लिख लेना कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार प्रथम 5 राज्य, अब इस पॉइंट को देखना, अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग लगते हैं वो किस राज्य में लगते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लिख लेना कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार
अनुसार प्रथम 4 राज्य के अनुसार प्रथम 4 राज्य वो कौन कौन से हैं? देखो प्रथम जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला देखना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी कि जो महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग लगते हैं वो किस राज्य में लगते हैं? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आता है राजस्थान, राजस्थान। और राजस्थान के बाद में आता है, राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। समझ में आई बात। जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार जो प्रथम स्थान पर या प्रथम 4 जो स्थान पर वो कौन कौन से राज्य आते हैं? पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर राजस्थान और चौथे नंबर पर क्या आता है? मध्य प्रदेश। समझ में आई बात। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारत में भारत का सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य, सड़क घनत्व वाला राज्य, वाला राज्य। देखो इसको एक बार देखना, ये क्या है? सड़क घनत्व। यानी कि देखो जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो सड़क का जो जाल है वो कितना ज्यादा किस राज्य में है। तो जो सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य है यानी कि उस जगह पर सबसे ज्यादा जो सड़कें पाई जाती है, घनत्व का मतलब जगह जो घेरी जाती है। ठीक है, सड़क घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल राज्य। वो कौन सा है? केरल राज्य। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें 100 किलोमीटर का इसमें आंकड़ा लिया जाता है। 100 किलोमीटर के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर जो है, यानी कि 100 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसके अंदर 524 या 523 कुछ ऐसा है। मैं आपको उसको इस वाले आंकड़े को कल मैं आपको देख के बता दूंगा। तो 523 यानी कि 100 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें 523 किलोमीटर की क्या है? सड़कें बिछी हुई है। इतनी लंबी उसमें क्या है? सड़कें बिछी हुई है, यानी कि 5 गुना ज्यादा। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो भारत का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल राज्य है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि भारत का या एशिया का सबसे बड़ा रोपवे या रज्जू मार्ग कौन सा है? ठीक है, रोपवे या रज्जू मार्ग कौन सा है? ठीक है, रोपवे या रज्जू मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रोपवे या रज्जू मार्ग कौन सा है? रज्जू मार्ग, पहले तो ये देखना कि ये रज्जू मार्ग होता क्या है। रज्जू मार्ग का मतलब ये है कि पहाड़ी जो इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में क्या है कि जो ऊपर से नीचे जाने में और नीचे से ऊपर जाने में काफी समय लगता है, लेकिन पहाड़ी से ऊपर से नीचे यदि हम जिपलाइन के थ्रू, किसी भी जिपलाइन के थ्रू ऊपर से नीचे लेके आए, किसी भी सामान को या व्यक्ति को ऊपर से नीचे लेके आए, तो वो वे क्या है, आपने देखा होगा कई मूवी वगैरह में ऊपर से तार के थ्रू एक ट्रेन सी जो जाती रहती है, उस ट्रेन का जो वे है यानी कि उस तार वाला जो वे है वो क्या कहलाता है? रोप वे या रज्जू वे। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? जोशमेट से लेकर अगला कहां तक जाता है? ये वहीं पे ही जगह है इसकी, जोशमेट से लेकर। ठीक है, देखो मैं आपको इसको कल बता देता हूं, लेकिन ये जो शुरू होता है ये जोशमेट से होता है, यानी कि ये जो राजमार्ग है, रोप वे राजमार्ग, ये कहां पर पाया जाता है? ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। इसको मैं जोशमेट से ये शुरू होता है और ये कहां से कहां तक का जोड़ता है मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, मैं इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
अब इसके बाद में नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट जो है भारत का सबसे ऊंचा जो राजमार्ग है या जो सड़क है या जो राजमार्ग है वो कौन सा है? जो सबसे ऊंचा जो राजमार्ग है वो है लेह से श्रीनगर, लेह से श्रीनगर राजमार्ग, श्रीनगर मार्ग, ठीक है। लेह और श्रीनगर वाला जो मार्ग है वो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग है, ठीक है। सबसे ऊंचा क्या है? राजमार्ग है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 3450 मीटर, 3450 मीटर। समझ में आई बात? ये कितना है? लगभग 3.45 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है। समझ में आई बात? जो भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग है वो कौन सा है? वो है लेह श्रीनगर मार्ग। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3450 मीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई गलती हो तो माफ करना और थैंक यू।